हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ तक बता चुकी थी कि 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कांग्रेस अधिवेशन 1905, 1906 और 1907 के बारे में, और स्वदेशी आंदोलन क्या था क्या नहीं था उसके डिटेल के बारे में मैं आप लोगों को बताती है। तो सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन 1905 जो हुआ था बनारस में, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि नरमपंथी के थे। उसका प्रस्ताव था बहिष्कार प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, तो नरमपंथी के अध्यक्ष के कारण स्वदेशी आंदोलन में बोलबाला नरमपंथियों का रहा। उस समय जब भी अधिवेशन होता था ना, तो उसमें बार बार जो भी अध्यक्ष बन जाते थे वो नरमपंथी के ही बनते थे। गरमपंथी के लोग को चांस ही नहीं दिया जा रहा था। तो उसमें प्रिंस और वाइल्स के भारत आगमन पर कांग्रेस द्वारा स्वागत करने पर गरमपंथी नेता नाराज हुए थे। ठीक है, तो 1906 अब ये तो हो गया कि इसमें भी 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में भी नरमपंथी के अध्यक्ष बन गए। तो जो इन लोगों का कांग्रेस का जो अधिवेशन टूटा, उसका भी मेन रीज़न यही था, नरमपंथी और गरमपंथी। क्योंकि कुछ भी होता था लास्ट में अध्यक्ष नरमपंथी के ही बन जाते थे, और ये ना पहले ही डिसाइड कर दिए जाते थे। जैसे कि बनारस में अधिवेशन हुआ तो नेक्स्ट कहाँ अधिवेशन होगा, कौन से जगह पे होगा और किस दल के लोग बनेंगे, ये पहले ही डिसाइडेड हो जाता था। लेकिन फिर भी जब भी बनता था तो वो किसी न किसी तरीके से नरमपंथी के लोग अपने आप को ही अध्यक्ष बनवाते थे। तो चलिए 1905 तो हो गया, अब 1916 कोलकाता अधिवेशन के बारे में देखते हैं। तो जो गरमपंथी के नेता थे ना, वो लोग चाहते थे कि हमारे ही पक्ष के नेता बने, जैसे तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब बने। और नरमपंथी की इच्छा थी कि नरमपंथी के अध्यक्ष बने, जैसे रासबिहारी घोष। और ये है 1906 कोलकाता अधिवेशन के बारे में, ताकि वे बहिष्कार आंदोलन को अपने अनुसार चला सके, जिसको लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद शुरू हो गया। तो अंत में न नरमपंथी के बना न गरमपंथी के बना। अंत में जो सबके सहमति से दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया, जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे। तो 1916 के अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ, याद रखना है, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो नरमपंथी के थे। आंदोलन में नरमपंथियों का बोलबाला रहा, शुरू से नरमपंथी के लोग ही रहे। ठीक है, तो उसका प्रस्ताव जो था वह स्वदेशी था, बहिष्कार था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति था। स्वराज उसकी पहली बार थी। ठीक है, और तो निर्णय जो था, अगला अधिवेशन 1905 नागपुर में होना, अध्यक्ष तिलक गरमपंथी बनेंगे। तो लास्ट में ये लोग सब कोई मिलकर के तय किए कि 1907 में जो नागपुर में अध्यक्ष होगा वो चलो नरमपंथी वाले को बना दिया, यहाँ पहले ही डिसाइड हो गया। तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1907 के अधिवेशन को नागपुर से हटाकर सूरत कर दिया गया, ताकि नरमपंथी नेता कर सके। रासबिहारी घोष की ना सोची समझी हुई एक चाल थी। वो किसी भी तरह से चाहते थे कि कुछ भी हो जाए बट गरमपंथी का नेता नहीं बने, कुछ भी कर ले नरमपंथी के ही नेता बने। और अध्यक्ष, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन टूटने का भी मेन रीजन यही था कि ये लोग नरमपंथी के लोगों को बनने नहीं देते थे। कुछ भी करके ये लोग लास्ट में गरमपंथी के लोगों को ही अध्यक्ष बना देते थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि बहुत ज़्यादा हिंसा हो जाएगा, वो लोग मारपीट पे उतर जाएंगे या किसी भी तरीके का। और जो नरमपंथी के लोग थे वो अंग्रेज से किसी भी चीज़ का जो मांग करते थे ना, वो बहुत पोलाइटली करते थे, बहुत अपने तरीके से करते थे। इसीलिए रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने का इन्होंने फैसला कर लिया। तो अब नेक्स्ट जो है वो है कांग्रेस अधिवेशन 1907। तो ये पहले जहाँ होना था वहाँ तो हुआ नहीं, पहले नागपुर में होना था, तो उसको हटा करके अब सूरत में रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि 1907 में पहले कहाँ पे अधिवेशन होना था और बाद में कहाँ हुआ, तो ये भी याद रखना है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है बट याद करने के लिए अच्छा है। तो ये सूरत में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने रासबिहारी घोष, जो फिर से नरमपंथी के थे।
तो महत्वपूर्ण जो घटना था वो थे कांग्रेस का विभाजन। सूरत में ही बहुत तरीके से मारपीट होकर के इसका लगभग विभाजन हो गया था। तो इसमें नरमपंथी और गरमपंथी विभाजन का मेन कारण था अध्यक्ष का जो पद था उसके लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मारपीट कर लिया। तो इसका जो प्रस्ताव था वह बहिष्कार करना था, बहिष्कार प्रस्ताव पारित करना। तो नरमपंथी जो थे वो आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित हो, बहिष्कार केवल विदेशी वस्तुओं का ही हो। तो वो जो चाहते थे ना कि कुछ भी हो, जो भी हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं वो सिर्फ विदेशी वस्तुओं का ही हो। और गरमपंथी के जो नेता थे वो आंदोलन संपूर्ण भारत में चाहते थे, क्योंकि वहाँ स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो वो लोग नरमपंथी सिर्फ चाहते थे सिर्फ बंगाल पे ही हो, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो रहा है। लेकिन गरमपंथी चाहते थे कि इसी के बहाने पूरे संपूर्ण भारत पे भी आंदोलन हो और बहिष्कार वस्तु और सरकारी सेवाएं, स्कूल, नौकरी, शिक्षा, सब चीज़ का बहिष्कार कर दे, ताकि सरकार को लगे कि अंग्रेज को लगे ना कि हमारा कोई भी चीज़ इस पे चल ही नहीं रहा है। तो ये था गरमपंथी का सोच। तो 1905-1906 से शुरू हुआ यह मतभेद इतना हो गया कि 1907 में हमारा पीटी तक उतर गए और 1907 में कांग्रेस के भीतर घटित यह घटना को एनी बेसेंट ने काला दिवस कहा, क्योंकि उनके लिए वो काला दिवस था। उस दिन बहुत ज़्यादा मारपीट हो गई थी, इसलिए एनी बेसेंट ने उसे काला दिवस कहा। तो स्वदेशी आंदोलन का जो विस्तार था और नेतृत्व करता था उसके बारे में देखते हैं। तो महाराष्ट्र पुणे में बाल गंगाधर तिलक थे करने वाले, और दिल्ली में सैयद हैदर रजा था, और मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले थे, पंजाब में अजीत सिंह थे। तो ये जो थे वह सब स्वदेशी आंदोलन के समय वहाँ का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे और कौन कौन से जगह पे, वो सबका नाम है। चलिए अब देखते हैं कांग्रेस के विभाजन बाद स्वदेशी आंदोलन कैसा रहा। तो अंग्रेजों ने नरम दल नेताओं के साथ समझौता कर लिया, ठीक है, क्योंकि नरम दल का जो नेता था अंग्रेज, उसके साथ बोला चलो ठीक है तुम्हारे साथ समझौता ही कर लेते हैं, हम अंग्रेज संवैधानिक विकास करेंगे। इसी के तहत 1919 मार्लो मिंटो सुधार आया। तो मार्लो मिंटो कौन है? ये दो व्यक्ति हैं, मार्लो अलग है और मिंटो अलग है। तो उन दोनों ने सुधार लाया। तो गरमपंथी के नेता को जेल भेज दिया गया। तो 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर बारहवां जेल भेजा गया, और 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए बारहवां में मांडले जेल भेज दिया गया। तो जब इसमें ना नरमपंथी और अंग्रेज दोनों मिल गए, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी काम जो भी हो ना वो दंगे फसाद से नहीं हो, वो अंग्रेज के सहमति से हो। और वो दोनों ने मिल करके नरमपंथी का जो भी अंग्रेज तो ये चाहते थे कि जो जो नरमपंथी का नेता है उसको हम जेल दे दें। तो लास्ट में हुआ भी, लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर दिया और उनको जेल दे दिया गया। फिर तिलक को भी जेल दे दिया गया 6 वर्ष के लिए। और फिर मांडले जेल में उन्होंने गीता का रहस्य पुस्तक लिखा। वो वहाँ पे ही ये भी क्वेश्चन आता है कि गीता रहस्य पुस्तक कौन लिखा है? तो तिलक ने लिखे हैं। तो 1914 में वापस आकर 1916 में होम रूल की स्थापना की। 1907 में अरविंद घोष अलीपुर संयंत्र में गिरफ्तार हुए और संन्यास पांडिचेरी में अरोविला आश्रम की स्थापना की। तो बिपिंद्र चंद्र पाल को 6 माह के लिए जेल अलीपुर संयंत्र में झूठा गवाही दिया गया। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि पिछला जो भी क्वेश्चन है ना वो सब देखेंगे तो छोटा छोटा चीज़ ही पकड़ पकड़ के बीपीएससी क्वेश्चन देती है। तो ये कुछ है। अब चलिए 1907 का जो भी था, जितना से उस समय जो जो चीज़ हुआ, जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आप लोगों को बता दी हूँ। और अब चलते हैं 1908 के बारे में। 1908 में स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। युवा लोग क्रांतिकारी आंदोलन की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि जब जेल हो गया ना तो उन लोगों को और उन लोगों में गुस्सा भर गया। इसके वजह से जो भी हमारे देश के युवा नेता लोग थे जो गरमपंथी के थे, तो वो लोग ना आंदोलन करने के लिए पूरा आगे आने लगे। अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के
असफलता का कारण क्या क्या था, जो जो मेन पॉइंट है वो सारी चीज का एक निचोड़ है। जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में, जब स्वदेशी आंदोलन चल ही रहा था तभी। अब मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि किया गया 1906 में, और आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना। ये मेन 3 चीज है जो कि आप लोगों को याद रखना है, जो कि क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पे आप लोगों को थोड़ा सा फोकस डालिए। 1906 वाला कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में, और कांग्रेस का विभाजन 1907 में। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग 1906 में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो स्थापना का जो कारण था वो है सरकार द्वारा मुसलमानों के हित की रक्षा का प्रलोभन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन दौरान करजन द्वारा मुस्लिम हित में दिया गया बयान। स्वदेशी आंदोलन दौरान ब्लूमफील्ड द्वारा मुस्लिम हित में दिया गया बयान। तो वो लोग जो भी करना चाहते थे ना, वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज चाहते ही थे कि हिंदू अलग हो जाए और मुस्लिम अलग हो जाए। मुसलमान को टारगेट करना शायद इजी था, इसके वजह से वो लोग ऐसे कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग, तो देखते हैं कि कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग से और क्या क्या पूछे जाएंगे, वो अब चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बीपीएससी पूछता है। तो सबसे पहला है कि स्थापना कब हुआ था, तो 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ढाका में। और स्थापक कौन था, आगा खा मोहिसिन मुल्क ने। अब पार्टी का संविधान बनाया बकार उल मुल्क और मोहिसिन मुल्क ने। तो इसके जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, उस समय लॉर्ड मिंटो ने ही ये किया था। तो ये कब हुआ था, 1906 में। ये भी याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका उद्देश्य मेन क्या था, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बनाना। ठीक है, और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ऐसे करने से अंग्रेज लोग सक्सेस हो जाएंगे, इसलिए। तो 1906 जो फर्स्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, ढाका में। 1907 हुआ था कराची में, और 1908 हुआ था अमृतसर में। 3 बार अधिवेशन हुआ है। 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग की अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, और पृथक निर्वाचन की मांग को 1909 के मार्लो मिंटो सुधार द्वारा स्वीकृत मिली। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की स्थापना के समय उनका विरोध करते थे। अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए, और 1916 में मुस्लिम लीग नरमपंथी गरमपंथी का संयुक्त बैठक रखा गया। कहाँ रखा गया, लखनऊ पैक्ट में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि मार्लो मिंटो सुधार क्या है। वो दोनों ने आकर के अपने देश में इंडिया में क्या सुधार किए। तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 के बारे में देखते हैं। तो भारत सचिव कौन थे, लॉर्ड मार्लो, और वायसराय कौन थे उस समय, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार। तो पहली बार भारत सचिव और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। तो उसमें सबसे पहले ना 2 सदस्यों को शामिल किया गया, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, क्योंकि पहले भारत का कोई भी सचिव नहीं बनता था और वायसराय नहीं बनता था, और मार्लो मिंटो आकर के भारत के सचिव को बनाए और वायसराय को बनाया। तो पहला सदस्य था वायसराय का सत्येंद्र नाथ सिन्हा, और ये कौन किए थे, ये किए थे मार्लो मिंटो ने। यहाँ का 2 सदस्य को चुना कि आप सचिव बनते हैं जो भारत का ही लोग बनेगा, और वायसराय भी बनेगा जो भारत का ही बनेगा। तो इसीलिए बोला जाता है मार्लो मिंटो सुधार। उन्होंने कुछ सुधार लाने की कोशिश की थी। तो कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले कौन नियुक्त हुए थे, जो कि भारत के वायसराय थे। तो क्या नाम है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा।
ठीक है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश काल में इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाला मात्र एक ही आदमी भारतीय था, और वो कौन था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। उनको बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बना दिया कि आप इस पद पे हैं, आपको ही इस पद पे नियुक्त किया गया है। उसके बाद कोई फिर नहीं बना। तो ये जो कार्य किए थे वो मार्लो और मिंटो ने थोड़ा सा सुधार लाने का कोशिश किया था कि ये इंडिया का लोग ही हैं, ये ज़्यादा यहाँ के लोगों को समझेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ के गवर्नर उन्हें बना दिया गया। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान, और वो कब हुआ? 1908 में। मार्लो मिंटो 1909 पृथक निर्वाचन का स्वीकार करने से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा प्रारंभ हो गई। उन्होंने कोशिश किया लेकिन ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, उस समय पृथक निर्वाचन का जो मंडल था वो मुस्लिमों के लिए था। उसके बाद पृथक निर्वाचन का वायसराय मिंटो का जो बयान था वो देखते हैं। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसका फसल बहुत कड़वी होगी। उन्होंने पहले ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं सबको, उसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही ज़्यादा खराब होगा, और हुआ भी अंत में ऐसा ही। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि हुई। तो अब देखिए किसमें कितना कितना कौन कौन है। तो केंद्रीय विधान मंडल में चुनाव हेतु सदस्य और मतदाताओं की योगदान, केवल पुरुषों ही मतदान कर सकते हैं और महिला नहीं कर सकती है। मतदान में कम से कम 21 वर्ष आयु होना चाहिए और मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। कोई बीमार आदमी है तो उसका सोचने समझने का शक्ति नहीं है तो वो मतदान नहीं कर सकता। ये उन लोगों का रिस्ट्रिक्शन था कि इतने इसी टाइप का क्राइटेरिया के लोग ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मतदान नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से और आगे बढ़ता चला गया। तो 1911 दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन रद्द। दोनों अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि दिल्ली दरबार कहाँ पे लगा और कब हुआ। तो आयोजन जो था वो वर्तमान दिल्ली के कैरो नेशनल पार्क में रखा गया और उसका जो मेन उद्देश्य था वो था महाराजा और महारानी का स्वागत करना और राज्याभिषेक करना। उसका आयोजन का सबसे मेन मकसद यही था। और महाराजा और महारानी को भारत का सम्राट घोषित किया जाना था कि वो यहाँ के सम्राट है भारत के। और ये महोत्सव में जैसा होता है, यह महोत्सव जैसा होता है जिसमें बहुत सारे धन की खर्च होती है, बहुत सारा पैसा लगता है। कोई भी आयोजन होगा तो उसमें तो पैसा लगेगा ही, और ये थोड़े बड़े पैमाने पे हुआ, इसके वजह से थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हुआ। तो 1977 और 1877 दिल्ली दरबार 3 बार लगा। तो एक बार लगा 1877 में, उसके बाद 1903 में और 1911 में। ये 3 बार है। अब तीनों का नाम, वायसराय का नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। 1877 में जो लगा था उसका वायसराय था लॉर्ड लीटन। तो पहला जो था वो था लॉर्ड लीटन, और 1903 में था उसका वायसराय था लॉर्ड कर्जन, और 1911 के जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग था। तो 1877 में सामग्री घोषित महारानी विक्टोरिया थी और उपाधि केसर ए हिंद दिया गया, और दरबार का विरोध हुआ। और 1976 से 78 में अकाल आया था, उसका मेन कारण यही था। तो और उसका जो निर्णय था वो कोई विशेष निर्णय नहीं रखा गया। अब देखते हैं 1903 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो क्या था। उसका जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, और सम्राट घोषित था सम्राट एडवर्ड और महारानी अलेक्जेंडा। इसके 2 सम्राट थे। सम्राट स्वयं न आकर अपने भाई ड्यूक ऑफ कनॉट भेजा गया। ठीक है, वो खुद नहीं आते थे लेकिन अपने भाइयों को वो भेज देते थे। और
सर्वाधिक जो खर्च हुआ था इसी दिल्ली दरबार में हुआ था। कोई निर्णय नहीं, विरोध हुआ था। तो अब जो लास्ट है वो है 1911, जिसके वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। तो सम्राट घोषित था जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी में। ठीक है, और इसकी एकमात्र दिल्ली दरबार जिसमें सम्राट स्वयं उपस्थित हुए थे। बाकी किसी में वो लोग खुद आते नहीं थे, किसी न किसी को भेज देते थे, लेकिन ये वो खुद आते थे, दिल्ली दरबार में लोगों से मिलते थे। और निर्णय बंगाल विभाजन रद्द और दिल्ली राजधानी घोषणा, इसमें कुछ हुआ थोड़ा बहुत। उन्होंने उसमें घोषणा कर दिया कि बंगाल का फाइनली विभाजन होगा और दिल्ली को पहले भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, तो कलकत्ता को हटा करके दिल्ली बना दिया गया। तो 1911 दिल्ली दरबार निर्णय, तो उसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन रद्द हो गया कि जो बंगाल की विभाजन हो रही है वो रद्द कर दिया जाए, और भाषा के आधार पर पूर्ण गठन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के कश्मीरी क्षेत्र बनाया गया। और दूसरा जो है वो भारत की राजधानी दिल्ली को घोषणा कर दिया कि भारत की जो राजधानी होगी वो कलकत्ता से हट करके दिल्ली बन जाएगी। तो 1911 दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1 अप्रैल 1912। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1912। तो नई दिल्ली के रूपरेखा तैयार करने के लिए ब्रिटेन की वास्तुकार एडविन लुटियंस को बुलाया गया। तो और 1911 में जॉर्ज पंचम ने पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली के रूप में बसाया। 1927 में नई दिल्ली का नाम दिया गया। इसके पहले जो थी वो दिल्ली थी, पुरानी दिल्ली थी, और 1927 में नई दिल्ली का नाम दिया गया। और 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन वायसराय इरविन ने किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ईस्वी में दिल्ली का उद्घाटन किया गया? तो 1931 में, और वायसराय कौन थे? तो इरविन थे। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव रहा? चलिए अब उसके बारे में देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो 1914 से 1918 तक चला। ये बहुत लगभग सबको पता होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। आज की इतना तक ही रखा जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए।